how and why did the European Union come into existence? Couple franco-allemand एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है फ्रैंको जर्मन इंजन। इस फ्रेज को फ्रेंच स्टूडेंट्स अपने स्कूलिंग करियर के दौरान कई बार सुनते हैं, स्पेशली जब वर्ल्ड और नेबरिंग कंट्रीज के साथ फ्रेंच रिलेशनशिप को समझना हो। फ्रेंच स्कूल्स में स्टूडेंट ये सीखते सीखते बड़ा होता है कि ईयू का मेन रोल फ्रांस और जर्मनी के बीच हार्मनी सेटअप करना रहा है, और ईयू वो मीडियम है जिसने 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ और उसके बाद से दोनों नेशंस के बीच पीस स्टैब्लिश किया है। ईयू के फाउंडर नेशन में से एक फ्रांस इस बात को लेकर चर्चा में है कि वो ब्रिटेन की तरह खुद को ईयू से अलग करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। आज हम फ्रांस और ईयू के रिलेशनशिप को ब्रेक्जिट के नजरिए से देखने वाले ओपिनियंस का एनालिसिस, रिसर्च, फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के आधार पर करेंगे। लेकिन उससे पहले यूरोपियन यूनियन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के 1/6 पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला ईयू और नॉमिनल टर्म्स में यूएसए के बाद वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और यूएसए एंड चाइना के बाद पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईयू आजकल सुर्खियों में है, और इसके एग्जिस्टेंस को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी थ्योरीज सामने ला रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई कंट्रीज ने यह ऑब्जर्व किया कि यूरोपियन कंट्रीज को इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज के इंटीग्रेशन के साथ ट्रेडिंग के ब्रॉडर सेट और इश्यूज को इंटीग्रेट करते हुए ईयू आज अपने प्रेजेंट फॉर्म में पहुंचा है। ईयर 1993 से पहले ईयू इतना विशाल नहीं था जितना कि वर्तमान दौर में है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने 1951 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टार्ट किया, और उस समय कुछ देश जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नेदरलैंड्स और इटली इसका हिस्सा थे। इन्हीं नेशंस को ईयू का फाउंडर भी माना जाता है। धीरे धीरे और भी कंट्रीज ने इन्हें ज्वाइन किया। 2013 में क्रोएशिया लेटेस्ट कंट्री था जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना। प्रेजेंटली 28 कंट्रीज ईयू मेंबर्स हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुएनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन शामिल हैं। Good morning, it's 1 o'clock. This is Newswatch. I'm Alan King. John Major has put his job and perhaps his government on the line after losing the crucial vote on Maastricht. 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, जिसे ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है, के तहत यूनिफाइड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इमिग्रेशन एरियाज में कॉमन सिटीजनशिप राइट्स, असाइलम एंड जुडिशियल अफेयर्स को लेकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के एम के साथ ईयू एग्जिस्टेंस में आया। इस ट्रीटी यानी समझौते को इस तरह से डिजाइन किया गया कि एक सिंगल करेंसी, जिसे यूरो का नाम दिया गया, उसको लॉन्च करते हुए यूरोपियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया जा सके। यूरोपियन कम्युनिटीज के डेवलपमेंट, जिसमें फ्री मूवमेंट अक्रॉस मेंबर कंट्रीज, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, डोमेस्टिक अफेयर्स और जस्टिस में एनहांस्ड कोऑपरेशन, इस ट्रीटी के 3 मेन पिलर्स बने। ईयू के एफर्ट्स और काम को वर्ल्ड वाइड पहचान मिली जब इस ऑर्गेनाइजेशन को ईयर 2012 में यूरोप के अंदर पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए नोबेल प्राइज फॉर पीस अवार्ड किया गया। फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि इस नोबेल अवार्ड विनर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है? आइए जानते हैं। ईयू के फाउंडर नेशंस में से एक और इसके इनिशियल स्ट्रक्चर से ही इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला फ्रांस इस बात को लेकर चर्चा में है कि वो ब्रिटेन की तरह खुद को ईयू से अलग करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। आज हम फ्रांस और ईयू के रिलेशनशिप को ब्रेक्जिट के नजरिए से देखने वाले ओपिनियंस का एनालिसिस, रिसर्च, फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर करेंगे। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन (ECFR) ने ईयर 2021 में यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में एक सर्वे करवाया, और इस सर्वे की फाइंडिंग्स शो करती हैं कि फ्रांस के लोग ईयू से मिलने वाले बेनिफिट्स और एडवांटेजेस को ईयू की दूसरी मेंबर कंट्री से कुछ डिफरेंट वे में देखते हैं। लेकिन फ्रेक्जिट को एडवोकेट करने वालों ने इसे यूरोपियन यूनियन से फ्रांस के डिपार्चर से जोड़कर देखा, जो कि असल में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है।
इस सर्वे के रिजल्ट कहते हैं कि फ्रांस के लिए यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट से प्रोटेक्शन है। ऐसा 27% लोग मानते हैं। वहीं 17% लोग ये मानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के सिंगल मार्केट पॉलिसी से फ्रांस को एडवांटेज मिला है। एंड सर्वे का 7% मैंडेट मानता है कि फ्रांस के लिए यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने से एक्सपोर्ट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हुआ है। यूरोपियन यूनियन बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस को लेकर इस सर्वे में अदर मेंबर कंट्रीज क्या सोचती हैं, आप वीडियो में दिखाए जा रहे चार्ट्स से समझ सकते हैं और बेसिक थॉट्स के डिफरेंस को फिगर्स के जरिए आसानी से जान पाएंगे। इस तरह से आप इस वीडियो की शुरुआत में कोट की गई फ्रेंच फ्रेज के मायने जरूर समझ गए होंगे। चैलेंजेस EU इज फेसिंग टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस। पिछले कुछ सालों में चाइना को लेकर EU का नजरिया काफी चेंज हुआ है, स्पेशली फाइनेंशियल एस्पेक्ट और अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरा करने के लिए इसके कुछ मेंबर कंट्रीज की डिपेंडेंसी चाइना पर काफी बढ़ चुकी है और इस तरह कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए चाइना एक फेथफुल पार्टनर बनकर उभरा है। दूसरी तरफ चाइना और EU के बढ़ते ट्रेड रिलेशन को लेकर EU के रिश्ते US के साथ पहले जितने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं और यही एक मेन रीजन है कि चाइना की वजह से EU-US के रिलेशंस में एक तरह का डिक्लाइन देखा जा रहा है। US और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करना EU के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को लेकर EU के एफर्ट्स का कोई पॉजिटिव साइन नजर नहीं आया है और अब ये चैलेंज एक क्राइसिस का रूप ले रहा है। अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद से ही डेकेड्स तक EU ने पावर पॉलिटिक्स इग्नोर करते हुए मेनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर ही फोकस किया, लेकिन पास्ट 15 इयर्स में चाहे इसे क्रीमिया पर रशिया के अधिकार या प्रेजेंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस से जोड़ा जाए तो अथॉरिटेरियन रेजिम्स तेजी से पावर में आए हैं और इस तरह से वर्ल्ड के कई हिस्सों में US लीडरशिप डिक्लाइन हुई है। EU को अपनी फॉरेन पॉलिसी में नेसेसरी चेंजेस करते हुए जियोपॉलिटिक्स की न्यू रियलिटी के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स करने होंगे। जियोपॉलिटिकल चैलेंज को काउंटर करने के लिए EU को अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को स्ट्रैटेजिकली यूज करना होगा, अपनी फाइनेंशियल फायर पावर को इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना होगा। साथ ही यूनियन को जियोपॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स की ब्रॉड समझ को भी बेहतर ढंग से एक्वायर करना होगा। फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेकर यूरोपियन यूनियन स्टेट्स मोस्टली US लीड को फॉलो करते रहे हैं और उन्होंने खुशी खुशी ये टास्क वॉशिंगटन को डेलीगेट किए हुए थे। यही एक प्राइमरी रीजन भी है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में EU का कंट्रीब्यूशन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए। ब्रेक्जिट 1 जनवरी 1973 को UK ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को डेनमार्क एंड आयरलैंड के साथ ज्वाइन किया। 23 जून 2016 को UK में एक पब्लिक रेफरेंडम कंडक्ट किया गया और इसमें 51.89% लोगों ने EU से ब्रिटेन के एग्जिट के फेवर में वोट किया। वहीं 48.11% ने मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के फेवर में वोट किया। Why Brexit happened? एक्सपर्ट्स ब्रेक्जिट ट्रेंड के पीछे दो मेन रीजंस बताते हैं। फर्स्ट, मिड 2000 में यूरोपियन यूनियन ने अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को एक्सपैंड करते हुए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को इंक्लूड किया और इन कंट्रीज में पॉपुलेशन एज कंपेयर टू UK पुअर थी। जाहिर सी बात है इन कंट्रीज के लोगों ने बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स और स्टेटस की तलाश में UK जैसी वेल्दियर कंट्रीज में इमिग्रेट होना स्टार्ट किया और इसे यूनाइटेड किंगडम ने एज अ क्राइसिस ट्रीट किया। सेकेंड, 2008 में मार्केट क्रैश और इकोनॉमिक क्राइसिस ने कई यूरोपियन कंट्रीज को बुरी तरह से अफेक्ट किया और यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक इस क्राइसिस को इफेक्टिवली काउंटर करने में नाकाम रहे। रिसेशन टाइम में जब इन कंट्रीज के सिटीजन्स को अपनी कंट्री में जॉब नहीं मिली तो ये फ्री मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर ऑफ मेंबर कंट्रीज का एडवांटेज लेते हुए जॉब की तलाश में यूनाइटेड किंगडम की ओर मूव करने लगे और इस स्टेप ने UK की लोकल पॉपुलेशन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा कर दी, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम को अपने लोगों के लिए जॉब सिक्योर करने के चैलेंज को काउंटर करने की जरूरत महसूस हुई। इज फ्रांस द नेक्स्ट कंट्री टू एग्जिट फ्रॉम EU? मार्च 2020 में यूरोपियन यूनियन का एक नेशन इटली पैंडेमिक कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना और इस रीजन से अक्रॉस EU सभी कंट्रीज ने फ्री मूवमेंट का पार्ट रहे बॉर्डर कंट्रोल्स को री इंट्रोड्यूस किया।
इन एफर्ट्स का एम कोविड-19 के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना था। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, जो कि ईयू ट्रीटी का एक फाउंडेशनल पिलर था, इस डेडली डिजीज की भेंट चढ़ गया। ईयू की सभी कंट्रीज में नेशनल एंड लोकल अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज किया और बॉर्डर्स सील हो गए। स्कूल्स, नॉन एसेंशियल बिजनेस क्लोज हुए और इंटरनल ट्रैवल पर भी स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट हुए, जिससे कि वायरस को फर्दर म्यूटेट होने से रोका जा सके। एविडेंस शो करते हैं कि इस तरह की कोशिशों और एफर्ट से काउंटलेस लाइव्स अक्रॉस यूरोपियन यूनियन सेव की गईं, लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस की सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट इनॉर्मस रही। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स तेजी से बढ़े और यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी में 6% से ज्यादा का डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया। 2021 में जब कोविड वैक्सीन वाइडली अवेलेबल हुई, तब जाकर फ्री मूवमेंट कुछ कंट्रीज में कंडीशनल बेसिस पर रिस्टोर हुआ। एंट्री अलाउ करने के लिए कई कंट्रीज ने वैक्सीनेशन प्रूफ और नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट्स को कंपलसरी किया, बट ये एक ऐसा टाइम था जिसने तेजी से बढ़ती ईयू इकोनॉमी पर कुछ समय के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। हालांकि समय के साथ कंडीशंस इंप्रूव हुई, लेकिन पहले जैसी नॉर्मल कंडीशन को अटेन कर पाना अब भी ईयू के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईयू मेंबर कंट्रीज में फ्रांस ईयर 1979 से लेकर 2021 तक सबसे ज्यादा यानी कि 82 इस्लामिक टेरर अटैक्स फेस कर चुका है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस अपनी जान गंवा चुके हैं। इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए फ्रांस अपने बॉर्डर्स पर अपना कंट्रोल चाहता है और इस डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर वाला ईयू ट्रीटी का फंडामेंटल पिलर फ्रांस के लिए इंटरनल थ्रेट पैदा करने का काम करता है। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और यूक्रेन के कई बड़ी सिटीज को अपना निशाना बनाया, जिसके चलते 10 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन से भागकर ईयू मेंबर कंट्रीज जैसे कि हंगरी, स्लोवेकिया एंड पोलैंड बॉर्डर के रेफ्यूजी कैंप्स में शेल्टर लिए हुए हैं। इस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोपियन यूनियन के सामने एक नया रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा कर दिया है, जिसे लेकर फ्रांस के अपने कंसर्न्स हैं। 2009 की शुरुआत में सॉवरेन डेट क्राइसिस, जिसने यूरोजोन की रूट्स को हिलाकर रख दिया था, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के लिए ये अब तक का बिगेस्ट चैलेंज बना, एंड पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए। इस इकोनॉमिक डाउनटर्न की शुरुआत ग्रीस में हुई और जल्द ही इसकी फ्लेम्स यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज ऑफ पोर्टुगल, आयरलैंड, इटली एंड स्पेन, व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पिग्स, इन नेशंस तक भी पहुंच गई। और इस तरह से सिंगल करेंसी सर्वाइवल के थ्रेट ने यूरोपियन यूनियन के सामने मुश्किल के हालात पैदा कर दिए। यूरोजोन में दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट करने वाले जर्मनी एंड फ्रांस के जॉइंट एफर्ट से यूरो को स्टेबलाइज किया गया, जो लास्ट 4 इयर्स में यूएस डॉलर के कंपटीशन में अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यूरोजोन मेंबर्स की इनसॉल्वेंसी के रिस्क को काउंटर किया गया। ग्रीस के लिए मई 2010 में एक बेल आउट पैकेज अप्रूव हुआ और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में सिमिलर रेस्क्यू फंड्स आयरलैंड, पोर्टुगल, स्पेन एंड साइप्रस के लिए भी सैंक्शन किए गए। अगर फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं होता तो उसको ऐसा करने के लिए ओब्लाइज होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और अपने नेशनल बजट के एक मेजर पार्ट को दूसरी कंट्रीज के इकोनॉमिक क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए नहीं लगाना पड़ता। दोस्तों, फ्रांस की सिचुएशन बिल्कुल यूके की जैसी हो चुकी है। उसके सामने भी ठीक वैसे ही चैलेंजेस हैं जिनके कारण यूके को ईयू छोड़ना पड़ा था। लेकिन क्या फ्रांस के सिटीजन्स भी ईयू से डिपार्ट करने का मन बना चुके हैं? आइए अब एक नजर डालते हैं इस फैक्ट पर कि ईयू मेंबरशिप को लेकर फ्रेंच सिटीजन्स क्या ओपिनियन रखते हैं। जून 2016 में प्यू रिसर्च सेंटर के एक पोल में जब सीधे तौर पर फ्रेंच सिटीजन से पूछा गया कि क्या वो यूरोपियन यूनियन से फ्रांस का एक्चुअल डिपार्चर चाहते हैं, तो इस सवाल पर 45% फ्रेंच पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन ब्लॉक में स्टे करना चाहती थी। वहीं 33% पॉपुलेशन ने ईयू छोड़ने को लेकर अपना कंसेंट एक्सप्रेस किया था। ईयर 2019 में एक सिमिलर सर्वे करवाया गया और इस बार पिछले पोल के कंपैरिजन में ब्लॉक में कंटिन्यू करने वालों का परसेंट 60% ज्यादा रहा। कंक्लूजन: एक रीसेंट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग फ्रांस यूरोजोन के कंपैरिजन में 7% एंड जर्मनी के मुकाबले 20% ओवरवैल्यूड है। ऐसे में अगर फ्रेक्सिट होता है
और न्यू फ्रेंच करेंसी लॉन्च होती है तो लॉन्चिंग के साथ ही प्रोबेबली यूरो के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होगी। और ऐसा कौन सी कंट्री चाहेगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू इंट्रोडक्शन के साथ ही डेप्रिशिएट हो। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यूरोपियन यूनियन बैनर के अंडर फ्रांस और जर्मनी के डेकेड से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट को पीस में कन्वर्ट कराया गया और इसके साथ ही पूरे यूरोपियन जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फ्री ट्रेड जैसी डॉक्ट्रिन्स को इनैक्ट किया गया। फ्रांस के मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नजर डाली जाए तो एक बड़ा सच यह सामने आता है कि फ्रांस के लिए 16% फ्रेंच एक्सपोर्ट्स के साथ जर्मनी अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एक्सपोर्ट मार्केट है। और अगर फ्रांस यूरोपियन यूनियन मेंबर नहीं रहता है तो ऐसे में उसको जर्मनी जैसे एक ह्यूज मार्केट से भी हाथ धोना पड़ेगा, जो कि उसकी इकोनॉमी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। ओवरऑल ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच फाइनेंशियल सिस्टम यूरो एरिया फाइनेंशियल सिस्टम का कोर पॉइंट है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से भी टाइटली इंटरलिंक्ड है। फ्रेक्सिट न सिर्फ फाइनेंशियल फ्लोज को फ्रीज कर देगा बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी एक तरह का कार्डियक अरेस्ट साबित होगा। आज के सिनेरियो में फ्रांस के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इस स्टेज तक पहुंचे इस बात की पॉसिबिलिटीज भी काफी कम है, क्योंकि इस अनऑर्डरली एग्जिट से फ्रेंच इकोनॉमी पर डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और फ्रांस इस फैक्ट को अच्छे से समझता है। फ्रेक्सिट एक ऐसा जिन है जो समय समय पर बॉटल से बाहर निकाला जाता गया है, पर अब ये बात गौर करने लायक है कि इस जिन का यूज हर बार पॉलिटिकल एम्स को पूरा करने के लिए किया गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने अपनी ओपोनेंट ल्यूपेन को ब्लेम किया है कि उनके पास फ्रेक्सिट को लेकर एक सीक्रेट प्लान है। खैर, ल्यूपेन के पास ऐसा कुछ है कि नहीं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इमानुएल मैक्रोन को एक और टेन्योर के लिए फ्रांस की जनता ने इलेक्ट कर ही लिया है और उनका मानना है कि फ्रांस के लोग यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को लेकर अपना फेवरेबल स्टैंड रखते हैं और मैक्रोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस अपने लोगों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर फ्रेक्सिट होता है तो यूरोपियन यूनियन या फ्रांस किस साइड होगा इंडिया का स्टैंड? जहां तक इंडिया के स्टैंड की बात आती है, हमने प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स के इस सेंसिटिव टाइम में स्पेशली रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस को लेकर ऑलमोस्ट हर एक नेशन को या तो रशिया या फिर यूक्रेन के साइड जाते देखा है। अमंग द वर्ल्ड अकेला इंडिया ही ऐसा नेशन रहा है जिसने रियल वॉर सिचुएशन में भी अपने सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप और आइडियोलॉजी को क्लियरली स्टैटिक रखा है और रशिया या यूएसए के ग्रुपिज्म के ट्रैप में पड़ने की सारी पॉसिबिलिटीज को अराइज ही नहीं होने दिया।